का एक शॉर्ट सा टॉपिक रह गया। अभी ये हमें जब स्टार्ट करेंगे ना, जो पीछे रह गए, जैसे ही लेक्चर शुरू होगा तो फिर ये ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, ये यहीं पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अच्छा जी, मैं इसी टॉपिक को एज इट इज़ लेक्चर ही स्टार्ट करता हूँ। बुक से देख नहीं रहा मैं। आइगन वैल्यूज़ वेक्टर्स। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ये देख, ये भी आ गए हैं। अच्छा जी, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर है जो हमने फाइंड करना है। इसी को लैम्डा जो है, इसी लैम्डा को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। देन lambda is called eigen value if a x is equal to lambda times x, where x is unknown। दिल तो अभी यही कर रहा है कि मैं लोगों को वेट करवाऊँ। where x is and is called eigen vector। अब इसी को हम थोड़ा सा अरेंज करते होते हैं। ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू आ जाता है ज़ीरो। अब ऑब्वियसली ये ज़ीरो जो है नल मैट्रिक्स को हम कहेंगे, कॉमन मैट्रिक्स नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम पिछले वेक्टर स्पेस के जब भी टॉपिक स्टार्ट किया तो मैं बार बार एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका कब आता है और ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है, बार बार हम इसी चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त आता है, सॉरी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उस वक्त आता है जब डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ठीक है। और ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है, जब डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, नॉन ज़ीरो हो जाए। अब देखिए हमें इस x की वैल्यूज़ चाहिए। x की वैल्यू क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल वैल्यू कब आ सकती है, जब ये जो साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, नॉन ट्रिवियल। ज़ीरो। तो हम इसके डिटर्मिनेंट को चेक करते हैं, पुट करते हैं ज़ीरो के इक्वल, और फिर हमें वहाँ से मिलती है आइगन वैल्यूज़, ठीक है। फॉर नॉन ट्रिवियल solution put determinant a minus lambda I equals to ज़ीरो, और यहाँ से हमें lambda की वैल्यूज़ मिल जाती हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि मैट्रिक्स क्या आ रही है। ये लैम्डा की जो वैल्यूज़ होती हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको x मिलता है, ठीक है। जितनी लैम्डा की वैल्यूज़ होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग उतनी ही आपको x वेक्टर्स जो हैं मिलते हैं। ये आइगन वेक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, इनका हमने आगे रिजल्ट भी एक पढ़ना है। ये जो आइगन वेक्टर्स एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। बाकियों को भी प्रॉब्लम आ रही है। नो सर, आ रही है आवाज़।
सादिया, फिर आपका इंटरनेट का इशू है, आप लेफ़्ट करके फिर ज्वाइन करें। एक्स हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये क्या होंगी, आइगन वेक्टर्स होंगे। ये आइगन वेक्टर्स जो हैं ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, कोई ना कोई स्पेस जनरेट करता है। ये जो आइगन वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये क्या बनाते हैं, एक वेक्टर स्पेस जनरेट करते हैं। ये जो वेक्टर स्पेस है इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इस वेक्टर स्पेस का एक स्पेसिफिक नाम है, वो नाम है आइगन स्पेस। ये जो इन वेक्टर से जो स्पेस जनरेट होती है उसको हम आइगन स्पेस कहते हैं। आइगन स्पेस इन आइगन वेक्टर्स से जो, क्योंकि आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से एक स्पेस जनरेट करते हैं, उस स्पेस का नाम जो है वो आइगन स्पेस होता है। ऑब्वियसली आइगन स्पेस की डायमेंशन फिर क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस जो है वो इतनी होगी जितने हमारे पास आइगन वेक्टर्स आएंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ भी जाऊँगा, बीच में एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस करना है डायगनलाइजेशन का, उसको डिस्कस करके फिर मैं इसकी एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। डायगनलाइजेशन कैसे है कि मैं शॉर्ट से इसके डिस्कस करता हूँ। डायगनलाइजेशन डी जो है वो किसके इक्वल आ जाए, पी ए पी इनवर्स। तो हम ये डायगनलाइजेशन, इसकी डायगनलाइजेबल हम कहते हैं, ए मैट्रिक्स जो है वो डायगनलाइजेबल है। अब पी में क्या आ रहा होता है, पी में आ रहे होते हैं आइगन वेक्टर्स। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, नॉर्मली ये लीनियर अलजेब्रा में स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ाया जाता, बस इसका शॉर्ट से इंट्रोडक्शन में देता हूँ। आइगन वेक्टर्स आते हैं। अब पी मैट्रिक्स उसी वक्त बन सकती है अगर आपके आइगन वेक्टर्स जो हैं वो उतने ही आ रहे हो। देखें ना, ए के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो ए के साथ मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं अगर ए के साथ इसका ऑर्डर, फर्ज करें ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है, तो इस साइड पे जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर में फर्स्ट जो है वो 3 होना चाहिए। इसी तरह जो इस साइड पे मैट्रिक्स आ रही है उसके सेकंड नंबर पे 3 आना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन। आप फर्स्ट ईयर में नाइन्थ क्लास में भी ये रूल पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि जो पी है मैट्रिक्स है उसकी कितने एलिमेंट, कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होने चाहिए, उसके 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होने चाहिए। इसका मतलब कितने आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, 3 आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। और ये 3 कहाँ से हमें मिल रहा है, ये 3 हमें मिल रहा है ए के ऑर्डर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आइगन स्पेस की डायमेंशन है, वो आइगन स्पेस की जो डायमेंशन है वो और जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसका ऑर्डर अगर दोनों इक्वल होते हैं तो मैट्रिक्स ए जो है डायगनलाइजेबल है, ठीक है। मैट्रिक्स ए इज़, ये जो है MCQ टाइप डायगनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ भी आप कर सकते हैं इसको। इफ़ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। क्या इसकी डायमेंशन कम भी हो सकती है? हाँ जी, कम हो सकती है। जब आपके पास लैम्डा जो आइगन वैल्यूज़ आएंगे अगर वो रिपीट हो जाती हैं तो वेक्टर्स भी समहाउ आपके सम टाइम रिपीट हो सकते हैं। अगर वेक्टर्स रिपीट हो जाते हैं तो इसका मतलब वेक्टर्स की जो वेक्टर आइगन स्पेस की जो डायमेंशन है वो कम हो जाएगी, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर की इक्वल नहीं रहेगी। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि उसकी जो डायमेंशन है वो कम होगी, फिर वो मैट्रिक्स जो है डायगनलाइजेबल नहीं होती। ठीक हो गया। दो और टर्म्स हैं। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, आपके पास यहाँ जब डिटर्मिनेंट को आप ज़ीरो पुट करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई, इस डिटर्मिनेंट को जब आप ज़ीरो पुट करते हैं तो आपके पास एक पोलिनोमियल आपके पास आ जाता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो क्यूबिक हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो जो है उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। इसमें जितने इसके रूट्स आ रहे होते हैं, लैम्डा की जितनी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, वो वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट लैम्डा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। ठीक है जी, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इसकी मतलब वो वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं, सम टाइम रिपीटेड भी आ जाती हैं, सम टाइम आपके पास डिस्टिंक्ट आ जाती हैं। ठीक है जी। इसमें और
इसमें कोई चीज़ मुझे अभी माइंड में नहीं आ रही जो चीज़ इसमें डिस्कस करने वाली हो। लैम्डा की वैल्यूज़ आप फाइंड करते हैं, लैम्डा की जो वैल्यूज़ आती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। आइगन वेक्टर्स आपके पास आ जाते हैं तो आइगन स्पेस आप बना देते हैं। आइगन स्पेस बनाने के बाद आपके पास वो आगे डायगोनलाइजेशन की तरफ आप चले जाते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट्स वो क्या होती है कि लैम्डा की हाईएस्ट पावर उसके अंदर कितनी आ रही है, मीन्स उसके अंदर से लैम्डा की कितनी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले मैं 2x2 के एक मैट्रिक्स डिस्कस करता हूँ कि उसका हम आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। एक हमारे पास फर्ज करें ए मैट्रिक्स है, इसकी हम आइगन वैल्यूज़ अगर फाइंड करना चाहें, लैम्डा जो है इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी, तो a माइनस लैम्डा आई डायरेक्टली हमने इसके डिटर्मिनेंट पे चले जाना है। a माइनस लैम्डा आई पहले बनेगा कैसे? a माइनस लैम्डा आई का मतलब ये है कि a मैट्रिक्स, अगर जो जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि a माइनस लैम्डा लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने ऑर्डर वही सपोज करना है जो a का ऑर्डर है, उससे ज़्यादा कम आपने सपोज नहीं करना। तो ये बेसिकली क्या बन जाता है 1 3 5 2, और ये लैम्डा आप इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या चीज़ आ जाती है, ये सॉरी ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस लैम्डा 3 5 और ये 2 माइनस लैम्डा। ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है। इसका आपने डिटर्मिनेंट चेक करना है a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट को हम 0 पुट करना चाहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 3 5 2 माइनस लैम्डा। इसको 0 पुट करेंगे, 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास पोलिनोमियल आती है लैम्डा की फॉर्म में, इसको आप क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये भी टर्म आगे बुक को जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी ये टर्म आएगी। जो लैम्डा की फॉर्म में अभी हमने ये पोलिनोमियल बनाई है इसको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, और ये आ जाएगा सर अभी आपने क्या बोला, कौन सी पोलिनोमियल कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब इसके आई थिंक हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये 10 हो जाएगा। इसके रूट्स आ जाते हैं, मैं तो रिटर्निंग कर रहा हूँ कैलकुलेटर से डायरेक्ट मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ। इसके रूट्स इक्वेशन 3 1 इसके दो रूट्स इस फॉर्म में आ जाते हैं। लैम्डा की एक वैल्यू जो है वो आ जाती है 3 प्लस स्क्वायर रूट 61 ओवर 2। इसको आप लैम्डा 1 का नाम दे दें। लैम्डा 2 यहाँ से क्या आता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 61 ओवर 2। ये लैम्डा की दो वैल्यूज़ आई हैं। इन दो वैल्यूज़ को जब आप इसमें जाके पुट करेंगे 1 बाई 1, आपके पास बेसिक क्या चीज़ है माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स में जाके आप पुट करेंगे, मैट्रिक्स हमने सपोज की 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू पास करें, लैम्डा 1 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। लैम्डा 1 जो हमने फाइंड किया हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट
61 थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट वैल्यू आ गई क्योंकि मैंने आर्बिट्रेरी सपोज किया था। अभी सर आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। अभी मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद 3/3 में थोड़ा सा उसका फाइनल आंसर आ जाएगा, उसकी तरफ फिर जाते हैं। ये जस्ट स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक आपके पास हो जाएगा। एक वैल्यू आप कंसिडर करेंगे, उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपके पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, x1 x2, दो वेक्टर्स आपके पास यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आएंगे। ठीक है आसिम, आवाज़ आहिस्ता आ रही है बहुत ज़्यादा। आसिम, आवाज़ आ रही है आपको? जी, एक मिनट, मुझे समझ आ गई, देखता हूँ कि क्या आई इशू थिंक है। आपका हेडफोन ख़राब है। हेडफोन उतार के अगर अभी अभी आवाज़ ठीक आ रही है? अभी ठीक है। वो निकला हुआ था उसका, एक तार उसके नीचे से निकली हुई थी, मैंने देखी नहीं। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो तार जी निकली हुई सर। थी, मैंने अभी देखी थोड़ी। अच्छा जी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x1 और x2 की वैल्यूज़, अब थोड़ी सी वैल्यूज़ डिफ़िकल्ट आ गई, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं एक और एग्जांपल A3 की डिस्कस करता हूँ और उसमें मैं आपको एक दो ट्रिक्स बता देता हूँ कि इसको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को आप शॉर्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करें 3/3 में एक मैट्रिक्स हम सपोज करते हैं। थ्री बाई थ्री में हम एक मैट्रिक्स इस टाइप की सपोज करते हैं, 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1। तो अब ये देखें, हमने इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ऑब्वियसली सबसे पहला काम क्या होगा, a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है उसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। अब इसमें आपको पता है कि ये चीज़ इसमें क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, ये लेमडा जो है हमने जो आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस साइड पे हम नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखें, इसमें वही अगर प्रोसेस करें तो आपके इसमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। जैसे कि हमने ऊपर वाला सॉल्व किया 2/2 को, तो यहाँ पे 3/3 को सॉल्व करने के लिए 8 माइनस लेमडा -8 -2 4 -3 -2 3, ये माइनस लेमडा आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मतलब तीन डिटर्मिनेंट्स आपके पास बनेंगे। अब उनको सॉल्व, अब देखें मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ। एक चीज़ आपको कंफर्म है कि इसमें आपके पास क्या आना है, लेमडा का क्यूब आ जाना है। ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको आप शॉर्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड आपके पास आ जाना है लेमडा स्क्वायर, उसके बाद एक लेमडा का कोफिशिएंट आना है, और उसके बाद आपके पास एक कांस्टेंट आना है, और इसको आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना है। सबसे पहले लेमडा क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1 रख लेना है। लेमडा क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसको 1 रखना है। ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं, इस जगह पे आपने एक एंट्री पुट करनी है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ जी, अब देखें डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 8 है, -3 है, और 1 है। इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 8 -3 + 1, तो ये क्या आ जाता है, 5 + 1 6 आ जाता है। तो इसका मतलब लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने क्या लिखना है, 6 लिखना है। उसके बाद इस पोजीशन पे क्या आना है, इस पोजीशन पे आना है सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। अब माइनर्स अगर आपने फर्स्ट ईयर को पढ़ाया हुआ है, ऑब्वियसली एफएससी तो की हुई है, लेकिन अगर रिसेंटली आपने फर्स्ट ईयर को पढ़ाया तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं माइनर्स की क्या बात कर रहा हूँ। माइनर्स का मतलब ये है, डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं। इसका माइनर का मतलब ये है कि इसका आपने क्या करना है, इसको स्किप कर देना है, और इसके अलावा इसकी रो और कॉलम को स्किप कर देना है। तो बाकी जो डिटर्मिनेंट आता है वो आपने कंसिडर करना है। तो अगर मैं 8 का माइनर कंसिडर करता हूँ तो 8 का माइनर क्या आ जाएगा, 8 का माइनर आ जाएगा -3 -2 -4 और 1। ठीक है जी।
ये 8 का माइनर आ जाएगा। फिर आपने दूसरा डायगोनल एलिमेंट देखना है ये वाला, इसका माइनर क्या, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ इसका आंसर क्या आता है, -3 -8 तो -11 इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद दूसरा जो -3 है, -3 का माइनर क्या आता है, जी आप लोग बताएं अब। सर 8 8 minus माइनस 2 8 3 -2 1 3 1 तो 3 1। इसका आंसर क्या आता है, 8 + 6 और ये 14 आ जाता है। उसके बाद 1 का माइनर क्या आएगा, 8 8 minus minus 8 3 minus 4 4 minus 3 3 +32 ये क्या आता है, 8 आ जाएगा 8 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये तीनों ऐड करें तो क्या आता है, ये 22 - 11 तो 11 आता है। 11 तो इस पोजीशन पे आपने क्या लिखना है, 11 लिखना है। इस पोजीशन पे आपने ए का डिटर्मिनेंट लिख देना है। अब ए का डिटर्मिनेंट आप चेक कर लें साथ ही, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट जी 8 इंटू 8 का माइनर क्या आएगा, -3 + 8 5 आ जाएगा, ऐसे ही है, -3 -8 -11 आ जाएगा। फिर उसके बाद +8 इंटू, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ ए के डिटर्मिनेंट को, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद -8 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका आंसर क्या आता है, 4 + 6 10 आ जाएगा। उसके बाद -2 के कॉरस्पॉन्डिंग -16 + 9 -16 + 9 तो -7 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या बनता है, -88 + 80 + 14 -8 + 14 और ये क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन क्या बनती है, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर + 11 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। मुश्किल आप लोगों को फर्स्ट टाइम इसलिए लेंथी लग रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं। आप इस मेथड को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मेथड जो है बहुत इजी लगेगा उसकी निस्बत जो दूसरा मेथड करते होते हैं। ठीक है जी। अब ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई आपकी लैम्डा की फॉर्म में। अब इसकी रूट्स फाइंड करने हैं। इसकी रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, सिंथेटिक डिवीजन क्या रूट इसका क्या होगा, जिन्होंने 9th को पढ़ाया हुआ है उनको ज़रूर याद होगा। आप इस कोफिशिएंट जो कांस्टेंट आ रहा है बेसिकली तो इसका एक और रूल है, बट हम जब लैम्डा जो हायर जो पावर है उसका कोफिशिएंट 1 हो तो जस्ट हम कांस्टेंट को देखते हैं। इसके आप डिवाइज़र चेक करते हैं, इसके डिवाइज़र आते हैं +-1 +-2 +-3 एंड +-6। तो आप ये 1 बाई 1 यहाँ पे पुट करते हैं, इसके अंदर 1 बाई 1 पुट करते हैं, जिस पे 0 आ जाते हैं वो ऑब्वियसली इसका रूट बन जाता है। उस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग अब बाकी जो है क्वाड्रेटिक चेक कर लेते हैं। तो अब ये क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, इसका एक वैल्यू हो जाती है 1, दूसरी वैल्यू हो जाती है 3 2 और तीसरी वैल्यू हो जाती है 3। ये लैम्डा की वैल्यूज़ आपके पास आ गए। अब लैम्डा की वैल्यूज़ जब आपके पास आ गए तो अब अगला स्टेप क्या होता है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर फाइंड करना है। अब उसका भी आपको मेथड बता देता हूँ। उसका मेथड क्या है, ये आपके पास जो बेसिक मैट्रिक्स थी वो क्या थी, बेसिक मैट्रिक्स जहाँ से आपने स्टार्ट किया है लैम्डा पुट करने के बाद वो आपके पास आई थी 8 - लैम्डा -8 -2 4 -3 -2 3 -3 minus lambda हाँ जी माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाना है, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0।
अब देखें लेमडा की हम एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, फर्स्ट करें लेमडा की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फर्स्ट आइगन वेक्टर हम फाइंड करना चाह रहे हैं। लेमडा की वैल्यू 1 पुट करें, 7 -8 -2 4 -4 -2 3 -4 एंड 0। ये जी सर चले गए, सुबह ही चले गए सर। अच्छा जी, ये आपके पास x1 x2 x3 आ जाएंगे और इस साइड पे तो आपके पास आ जाएंगे 0 0 0। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगला स्टेप क्या है, आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशंस फाइंड करते हैं। इक्वेशन से आपको x1 x2 x3 की वैल्यूज आ जाती हैं। मैं आपको यहाँ से दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें क्या करें, कोई भी दो इक्वेशंस बना लें। इनमें से दो इक्वेशंस कैसे, यहाँ पे आपके पास पड़े हैं x1 x2 x3, तो ये आपके पास अगर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3। ये एक इक्वेशन आपके पास बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखे ना, बेसिकली फाइंड क्या करना है, x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके लिए ये मेथड आप यूज़ करेंगे, हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करेंगे। इस मेथड में क्या करना है, आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। x1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट माइनस x2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट और x3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट। डिवीजन नहीं करनी हमने, मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट आप देखें। अब डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, x1 के कोफिशिएंट्स को छोड़ दें, x1 के कोफिशिएंट्स को छोड़ दें तो बाकी क्या बचते हैं, -8 -2 -4 -2। उसके बाद x2 के कोफिशिएंट्स को छोड़ दें, x2 के कोफिशिएंट्स को छोड़ें तो ये आ जाते हैं 7 -2 -4 -2। उसके बाद x3 के कोफिशिएंट्स को छोड़ दें, ये आ जाएगा 7 -8 4 -4। ये x1 के नीचे अब क्या आ जाएगा, इसको जल्दी से कैलकुलेट करें। सर ये जो x2 के नीचे लिखा है ये 7 -2 4 और -2 है, हाँ हाँ ठीक है, माइनस नहीं है। ये मिस्टेक हो गई, मैं ठीक करता हूँ जी। वन ये वैल्यूज़ बताएं क्या आती हैं। ये 4 8 -8 के नीचे क्या आता है, 8। 8 इसके नीचे क्या आता है, 6 and 4. ये क्या आता है, 6 plus 6. -6 सर। -6 आता है। और इसका क्या आता है, इसका क्या आता है, 4. सब 4 4। ये तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। तो आपके पास आइगन वेक्टर जो है x नॉट, अगर आप इसको नाम देते हैं तो x नॉट आपके पास आइगन वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 6 4। ये आपके पास, अगर इसको आप कांस्टेंट मल्टीपल छोड़ देते हैं तो ये आपके पास बनता है 4 3 2। आपके पास पहले वाला आइगन वेक्टर। या आप म्यूट कर लें, किसकी आवाज़ आ रही है जी। ये आपके पास पहला आइगन वेक्टर आ गया लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग और लैम्डा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आप 1 बाई 1 जो है वेक्टर मुझे फाइंड करके बताएं कि वो क्या आते हैं, फिर इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। अभी करें आप लोग लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, यही मेथड यूज़ करें और फाइंड करके बताएं कि आइगन वेक्टर्स क्या क्या आते हैं। क्वेश्चन में अगर आपने दोबारा से क्वेश्चन देखना है तो मैं स्लाइड ऊपर नीचे कर देता हूँ। अभी मुझे सॉल्व करके बताएं कि x2 क्या आएगा और x3 क्या आएगा। मैं क्वेश्चन चले अलॉट कर देता हूँ आप लोगों को। ज़ेरिश, अक्सा और मारिया, आप लोग x2 फाइंड करें, तीनों से अपना अपना करना है आपने। और मंसूर, राहिया और ये हमारा, आप लोग जो है x3 फाइंड करें, लैम्डा की वैल्यू 3 लेके सॉल्व करें इसको और देखें वेक्टर्स क्या आते हैं, फिर आगे मैं उसको बताता हूँ आपको।
सर हो गए हैं कैलकुलेट? क्या कहा आपने? सर हो गए हैं कैलकुलेट मेरे लैम्डा। आपने कर ली हैं? जी सर। शाबाश, बाकियों को 1 मिनट से करने दें फिर उसके बाद। जी। कर लिए। जी सर हो गए। जरेश आपके हो गए? जरेश आपके हो गए? मारिया? राया? जी सर। जी सर हो गया। मारिया? जी सर। कर लिया? जी सर। अच्छा जी, ठीक है। x2 की मीन्स जो ये तो फर्स्ट वेक्टर है, फर्ज कर मैं इसको v1 का नाम दे देता हूँ। तो v2 जो लैम्डा 2 के लैम्डा इक्वल्स टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर आया वो क्या आया? थ्री टू वन सिंप्लीफाई करके बता दूं। 3 2 1 2 1। -2 है। कैंसिल हो जाता है ना वो -x2 के साथ। अच्छा ठीक हो गया। v3 ठीक है। 2 1 2 1 1 2 1। 1 1। अब ये 3 वेक्टर्स आपके पास आ गए, ये तीनों आइगन वेक्टर्स कहलाएंगे। और इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्पेस जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी? आइगन स्पेस कहलाएगी। ये बेसिस बन जाएंगे 3 वेक्टर्स, इनको आप इस तरह ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 4 3 2 3 2 1 और जो थर्ड वेक्टर है वो आपके पास आ जाएगा 2 1 1। आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, ये तीनों वेक्टर्स जो है क्या है? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये एक स्पेस जनरेट करेंगे। सो आइगन स्पेस की डायमेंशन अब क्या हो जाएगी? आइगन स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी 3। ठीक है, अब यहाँ से आप वो डी मैट्रिक्स बना हाँ आसिम, जी जी आसिम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर एक मैट्रिक्स है 3/3 का ना, तो उसकी एक आइगन वैल्यू एक आती है लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा जो है 2 वो रिपीट हो जाती है 2 दफा। मतलब आइगन वैल्यूज 3 आ रही है लेकिन एक वैल्यू रिपीट हो रही है 2 दफा और एक वैल्यू 1 आ रही है ना।
तो उस केस में जो है वो फिर ये वाला मेथड कवर करेगा। कवर करेगा, लेकिन वेक्टर्स हमारे पास कम हो जाएंगे ना, फिर हम डायगोनलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। नहीं, वेक्टर्स तो 3 ही होंगे ना। वेक्टर्स अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो वेक्टर्स के 3 ही होंगे, ये लाजमी है। ठीक है, ये फिर मेथड उस पर अप्लाई होगा आपके लेकिन उसमें फिर ये होगा कि उसमें अगर गॉस एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं तो वो सोल्यूशन जो है इनफिनाइट आ जाएगा। और यहाँ पे सोल्यूशन इनफिनाइट कैसे आएगा, जिसमें एक्स अवर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड x2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 जो आपने मैंने बताया, ये उस पर कवर करेगा ये। मैंने भी उसको चेक नहीं किया, उसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये काइंडली एक बार चेक कर लें एक दफ़ा। इसको मैं खुद चेक करूँगा, फिर मैं आपको वेरीफाई कर दूँगा कि यहाँ पे वो अप्लाई होगा सही, कि नहीं। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये डायमेंशन होगी आइगन स्पेस की। यहाँ से आप पी मैट्रिक्स इन वेक्टर्स को यूज़ करते हो, पी मैट्रिक्स बनाते हैं। पी मैट्रिक्स यही वेक्टर्स जो हैं इसके एज इट इज़ कॉलम्स या रोज़ आप कोई भी लिख सकते हैं। 3 2 1 2 1 1 4 3 2। और यहाँ से जो डी मैट्रिक्स है वो बन सकती है पी ए पी इनवर्स। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कवर होता है। बस ये मेथड मैंने आपको बीच में बताना था कि ये कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं, थोड़ी सी थ्योरी इसकी डिस्कस करते हैं। कुछ 2-3 रिजल्ट्स हैं डायगोनलाइजेशन के हवाले से, आइगन वैल्यूज़ के हवाले से जो इस बुक के अंदर है, उनको देखने के बाद हम एमसीक्यूज़ पे चले जाते हैं। ज़्यादा इसकी डिटेल में मैंने पहले ये बुक का पेज नंबर काइंडली बता दें। एक मिनट, 9 चैप्टर पे हैं और पेज नंबर 295, डायगोनलाइजेशन एंड आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, 430 है मैंने ओपन किए हुए। जी सर। ये देखें, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपने यहाँ पे फाइंड करना है, वही टी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंसिडर करके। अच्छा जी, डेफिनेशन है, ये जो थ्योरम है ये भी हम उसी को ही अदर एक्सप्लेन कर रहे थे। एन स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स डी इफ एंड ओनली इफ ए हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स। ये अभी रिजल्ट हम उधर वेरीफाई कर रहे थे। राहिया आपका इशू हो सकता है, बाकी तो सबको ठीक आ रही है आवाज़। ये रिज़ल्ट देख लें, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स then the following are equivalent. Scalar lambda is an eigenvalue of A. The matrix A minus lambda I is singular. The scalar lambda is the root of the characteristic polynomial. तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिज़ल्ट देख लें। ये रिज़ल्ट्स जस्ट मैं जैसे पहले बताता हूँ कि याद करने के लिए हैं, क्योंकि एज इट स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड देन ए हैज़ एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू। उसके बाद suppose v1 vn are non-zero eigenvectors of a matrix belonging to the distinct eigenvalues, then v1 to vn are linearly independent. तो ये हमारे पास linearly independent होंगे। यही चीज़ अभी उधर भी बता चुका हूँ आपको। ये मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा है कि कितने उसके रूट्स होंगे। अगर उसके n डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ जाते हैं तो उसकी n ही आइगन वैल्यूज आएंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू, मल्टीप्लिसिटी जो आइगन वैल्यू की है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी मींस उसकी जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है मींस उसकी जो हाईएस्ट पावर है उससे एक्सीड नहीं कर सकते। बेसिकली वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। इसके बाद डायगोनलाइजेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स, ये इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। ये कोई भी अगर हम किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर एक हम ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं
तो उसका कम अज़ कम एक आइगन वैल्यू ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। कंप्यूट करने का मेथड हम देख चुके हैं, एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कुछ। बस इसकी इतनी आगे डिटेल में हम नहीं जाते। मिनिमल पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा जी, कल हमने वो बुक नहीं की थी इल्मी वाली, पहले हम उसको देखते हैं, उसके एमसीक्यूज देखते हैं, फिर पास पेपर में जो 2-3 एमसीक्यूज हमने छोड़ दिए थे उनके तरफ आ जाते हैं। आइगन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने छोड़ दिए थे, उनको हम देखते हैं। अच्छा जी, ये तो रिंग और फील्ड के एमसीक्यूज हैं। यहाँ से आगे वेक्टर स्पेस के जो एमसीक्यूज हैं वो ये 22, let x be a vector space over itself, then x क्या होगा 22। तो फील्ड आपका नेट का मसला है, तो आप मैसेज भी साथ में अस्सलाम वालेकुम सर आसिम, प्लीज सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। जी 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 आसिम जी 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 यार। सर, मैं ये पता क्या पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनसे पूछ ले कि उन्होंने अप्लाई सारों ने कर दी है, क्योंकि मैं अभी 2-3 दोस्तों को अप्लाई कर रहा था तो लिंक डाउन हुआ है। बहुत लिंक डाउन है, मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है ना इन्हें कि आज प्लीज किसी तरीके से 4 से पहले फीस जमा करवाएं, ताकि रात 12 बजे लिंक ठीक हो जाता है, रात को बंदा अप्लाई कर देता है। कल इम्पॉसिबल होगा। आप रात को अगर लेट जागते हैं या सुबह जल्दी जाग सकते हैं तो आप रात के सुबह टाइम हर पहले फीस तो जमा हो सकती है ना आज 5 बजे फीस तक। ज़रूर जमा करवा दें जिन्होंने नहीं अभी तक अप्लाई किया। ठीक है, बस यही कहना लिंक था। बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं इधर यूनिवर्सिटी का इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपने गांव में बैठ के इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। 10-15-20 MB स्पीड होती है। इतनी स्लो वेबसाइट हो चुकी है। हमारी एक क्लिक पे वेबसाइट ओपन हो जाती है, यूट्यूब चल जाती है, कोई भी जीमेल ओपन करनी ओपन हो जाती है, लेकिन वो वेबसाइट ओपन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है हम गांव में बैठ के ओपन कर रहे हैं। तो बहुत स्लो हो चुकी है वेबसाइट। कोशिश करें आज फ़ीस जमा करा दें और कल तक रात को प्रोसेस कंप्लीट करें, दिन को आपको नहीं मौका मिलना। ठीक है जी, एमसीक्यू भी वापस आते हैं। 23 नंबर देखें। जी, इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सर 22 का आप डी है। जी जी डी है। जी 23 का क्या होगा? सर रैशनल क्यू। जी बाकी लोग? जी नरेश, राया? पता नहीं, मुझे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज ही याद नहीं है अभी। हमारा डी जी नहीं आता, फिर इसका डी ऑप्शन है। तमाम जो ये वेक्टर स्पेसेस हैं, क्यू हो गई, आर हो गई, सी हो गई, ये क्यू के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। कल भी इसकी थोड़ी सी आप लोगों को रीज़न दी थी। ओवर द फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड के साथ वेक्टर स्पेस का उस सेट का क्या रिलेशन होता है? जस्ट उसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे होते हैं। तो क्यू ओवर क्यू ये फील्ड फॉर्म करती है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्यू में आंसर आता है। आर ओवर क्यू, इसके स्केलर्स ले लें, इसके वेक्टर्स ले लें, तो वो मल्टीप्लाई होकर आंसर आर में ही आता है।
सी ओवर क्यू, इसके स्केलर ले लें, इसके वेक्टर्स ले लें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर किस में आता है, सी में ही आता है। तो ये तीनों जो हैं ओवर द फील्ड क्यू क्या बनती हैं, वेक्टर स्पेस में बनती हैं। 24 जी कोई नहीं ज़हन में आ रहा, लगता है आप लोगों ने ये टॉपिक इतना रिवाइज नहीं किया वेक्टर स्पेस का। सब स्पेस क्या होती है, इट सेल्फ जो इट सेल्फ वेक्टर स्पेस हो उसी फील्ड के ऊपर। तो इनमें से कौन सी है जो उसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है, क्यू है और सी है, लेकिन सी आर का सबसेट नहीं है, सबसेट होना चाहिए। तो कौन सी हो सकती है, क्यू जो है वो सब स्पेस है आर ओवर क्यू की। ऑप्शन किसने दिया है, हाँ ठीक है। 25 तो ये इंटीजर्स नहीं हो सकते जी? वेक्टर स्पेस नहीं बनती ना ओवर क्यू, इट सेल्फ ओके वेक्टर यस। स्पेस बननी चाहिए। 25 हाँ जी 25 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज देखें ना सर सी। जी, सी है क्योंकि उसमें वन भी मौजूद होना चाहिए और एडिटिव अबिलियन ग्रुप भी होना चाहिए ना, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में एक वन भी होल्ड कर रहा होता है, वन भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि तो उसके 0 1। अच्छा जी 26 सॉरी ऊपर वाले का ऑप्शन ए है, ए है 25 का ऑप्शन ए है। 26 देखें, 26 में कौन सा ऑप्शन है, ट्वेंटी सिक्स का कौन सा ऑप्शन है सर डी। जी, ऑल ऑफ दीज हैं, ऑल ऑफ दीज हैं। 27 सर 25 का आपने कहा ए है, तो उसमें फिर वो जो आपने भी बात बताई है कि वन भी होना चाहिए, नहीं फिर नहीं वो वन नहीं होना चाहिए, वन क्या? भी वो दूसरी वन हम स्केलर से पिक कर रहे होते हैं, फील्ड में से पिक कर रहे होते हैं। वो वन वी जो ले रहे होते हैं वो स्केलर में से पिक कर रहे होते हैं। अच्छा जी बताएं 27 जल्दी जवाब दिया करें, ना आता तो नो कर दिया करें, जल्दी जवाब और दिया करें। लगता है आप लोगों ने ये सब्जेक्ट अभी तक रिवाइज ही नहीं किया, जो साथ काम हो रहा है उसको आप साथ लिंक कर रहे हैं। इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आप लोगों ने इसको चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तीनों को आपने चेक करना है वन बाई वन। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली बन जाते हैं। ये इधर से इंस्टॉल कर पाता हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे बाद एक्सपायर हो जाता है। वो इंटरनेट कनेक्ट होगा, हाँ जी इंटरनेट अगर कनेक्ट रहे तो लैपटॉप यहीं से हो इंटरनेट कनेक्ट। फिर सुबह सब करवाते हैं ना, तो वो यहीं भी यूज़ करते हैं और घर भी करते हैं, तो वो फिर नहीं एक्सपायर होते। मैं क्योंकि इधर नहीं करता, वो हाँ बैठे ओपन हो रही है 15 से। हाँ जी
सर आसिम, एक बात पूछनी थी आपसे। सर आसिम, आपके कॉलेजेस कब खत्म होने होंगे? कॉलेज अच्छा मुझे बाकी सब बताएं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी? जी सर। सही है। मंसूर, आप इसको कैसे चेक करते हैं 27 को, लीनियरली इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट? सर ये अभी तक रिवाइज नहीं किया वेक्टर स्पेस को। अप्लाई करना है। अक्सा आप बताएं, मारिया आप बता दें, कोई बता दें। उनका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं तो सारे अगर नंबर जीरो आ जाए कोफिशिएंट वो ऐसा दूसरी मेथड करते हो जाता है, वो 3/3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है ना। हैं। जी सर। आप डिटरमिनेंट वाला मैथड नहीं पढ़ा हुआ आपने? अगर इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं ए ऑप्शन चेक करता हूँ, 27 की ए ऑप्शन में चेक करूँ, 1 2 3 को फर्स्ट रो में रखें, 0 1 2 को सेकंड रो में रखें और 0 0 1 को थर्ड रो में रखें, तो खुद सोचें क्या कोई रो कंप्लीटली जीरो हो सकती है? जस्ट इमेजिन कर लें एक मैट्रिक्स 1 2 3, फिर सेकंड रो 0 1 2, फिर थर्ड रो 0 0 1। आप काफी थके थके लग रहे हैं, अभी कॉलेज से आ रहे हैं? ये सही पढ़ा, अब इसी से हाँ तो ये जो देखे ना, अब ये मैंने ऐसा मैट्रिक्स बोला जो एचलन फॉर्म में है, और ऐसी एचलन फॉर्म है कि जो इसमें मजीद जीरोस नहीं पैदा हो सकते। मीन जो थर्ड रो है ना, उसमें 0 0 1 है, तो जो लास्ट वाला 0 1 है उसको जीरो नहीं कर सकते। अगर तो वो लास्ट वाला 1 भी किसी तरीके से ऑपरेशन लगा के जीरो हो जाता है ना, तो फिर हम कहते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है। लिहाजा फिलहाल ये जो ए ऑप्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बी को चेक करें ना, और सी तो ऑब्वियस सी बात है, सी स्टैंडर्ड बेसिस है और स्टैंडर्ड बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। साहब के आप एमटेक में स्टूडेंट थे? और जो बी है ना, बी को भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं मैट्रिक्स बना के, मतलब 1 1 को फर्स्ट रो में रखें, 0 1 1 को सेकंड रो में और 0 1 -1 को थर्ड रो में। इसको आई थिंक आप ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ये भी आई थिंक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सर आदिल, मैं जरा इसमें ऐड इसमें कुछ। जी बोले, प्लीज बोले। हाँ, इसका ये आपने तरीका बड़ा अच्छा बताया। इसमें ये है कि कोई भी 3 वेक्टर्स होते हैं, उनको 3x3 का मैट्रिक्स बना लें, तो उसका अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसमें जो है डायगोनल में आपके पास पिवट्स आने चाहिए, लीडिंग एंट्रीज आनी चाहिए। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो लीडिंग एंट्रीज भी अगर 3 आ रही हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और स्पैन कर रहे हैं वो। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था ना। मैं चाह रहा था कि आसिम साहब आई थिंक होल्ड पे चले गए हैं, तो उनको भी आई थिंक रिकॉल करना था ना। ये जो स्टूडेंट्स बाकी आप जो कह रहे हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, तो ये वो बहुत lengthy लंबा मेथड है। एक स्टूडेंट बोल रही है कि सर ने करवाया हुआ है। अक्सा आपको करवाया हुआ ना सर ने ये मैट्रिक्स वाला मेथड? जी सर करवाया है। ये इससे ट्राई किया करें। अगर तो लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना है तो फिर वो मेथड ठीक है, कॉम्बिनेशन वाला। नहीं, लेकिन ये जरा शॉर्टकट होता है साजिद, मैं तो ये कहता हूँ। ये तो जबरदस्त मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। डिटर्मिनेंट लें या सिंपली एचलन फॉर्म से ही पता चल जाता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं है दूसरी रो के, तो उससे भी पता चल मैं एक जाता और आपको साजिद बात बताऊं, मेरे जी, माइंड जी। में भी बात आई है कि अगर बाकी सारे भी सुने, अब देखें 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा ना, है। तो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेना, अगर डिटर्मिनेंट 0 है, तो जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई रो किसी दूसरी का स्केलर मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट नहीं लेना, उसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं गलत बता गया हूँ, उसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो लीडिंग एंट्रीज होंगी वो जो नहीं चाहिए वो 3 होनी चाहिए। स्टार्ट मैंने वहीं से लिया था ना, मैं यही कह रहा हूँ कि ये देखें, देखा जाए तो जो पहला मैट्रिक पहली ऑप्शन है ना, ये है ही एचलन फॉर्म में। जरा इमेजिन तो करो आप, बिल्कुल ठीक है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगली आई थिंक जो बी ऑप्शन है ना, इसमें आप एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, प्लस आई थिंक जो रो 2 और रो 3 है उनको ऐड करना पड़ेगा ना, तो वो भी एचलन बन तो जाएगी। फिर रो 0 नहीं बनेगी लास्ट वाली, ठीक है। नहीं बनेगी। इसी तरह सी तो है ही स्टैंडर्ड बेसिस है, तो लिहाजा ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लिहाजा ये तीनों जनरेट भी करेंगे। और दूसरी साजिद, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ यार, जी जी। आप तो कह रहे हैं ना कि हम इसको एचलन में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां से हम ये नहीं बता सकते कि ये जनरेट करेगा या नहीं। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि नहीं, ये है, ये कंफर्म है। सुनो ना, अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, ठीक है, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट या स्पैन में से कोई एक चीज भी चेक कर लें तो वो बेसिस बन जाती है। अब यहाँ पे डायमेंशन, बिल्कुल। जी, ये अब डायमेंशन 3 है ना r³ की,
तो अगर मैं सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर लूं तो भी वो बेसिस बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप 28 करें ना आप, द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स द बेसिस है। बेसिस। बिल्कुल सिंपल है। आगे है 29, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ, थ्योरम है, प्लीज बताएं। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ, 4 PhD में कंप्लीट होने वाला है, हमें 4 PhD तीनों तकरीबन एक ही सेमेस्टर में होगा। आवाज आ रही है सबको? जी सर। Yes. 29 के ऑप्शन बताएं ना। ये ऑप्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। Oh my God, every finite vector space has a base. Base All भी of होती these. है, training set of vectors, set of linearly independent। तो all of these है ना, क्योंकि जब हमने बेसिकली मैं थ्योरम बता रहा हूँ। थ्योरम ये होता है कि every finite dimensional vector space contains a basis। ये थ्योरम है कि जो finite dimensional होती है उसकी बेसिस लाजमी होती है। तो जब बेसिस होती हैं तो बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि स्पेनिंग सेट भी होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। तो एक्चुअली ये तीनों ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद 30 देख लें, इफ यू एंड डब्ल्यू आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, देन ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा खुद, डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू प्लस डायमेंशन। ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, प्लीज बताएं। ये अभी एक हमने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, इसका सी ऑप्शन होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यूनियन की क्या होती है, प्लस, देन उनकी इंटरसेक्शन माइनस होती है। तो इंटरसेक्शन को उठा के उधर ले जाएं तो सी ऑप्शन बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 31 पढ़ते हैं, इफ यू एंड डब्ल्यू आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एंड, ठीक है, और उनकी इंटरसेक्शन में 0 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताएं कौन सी ट्रू होगी। आपने वो नहीं पढ़ा हुआ डायरेक्ट सम वेक्टर स्पेसेस का। उनके प्रोजेक्ट में लगा था। मतलब सब स्पेसेस का सम सुपर स्पेस होती है, तब जब वो आपस में इंटरसेक्शन उनकी जस्ट 0 कंटेन करे। एनीवन प्लीज। फर्स्ट वाला होगा। बी वाला। इसका फर्स्ट नहीं, फर्स्ट वाला तो होगा, चले अच्छी बात है, लेकिन ये बी वाला आप क्यों बता रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात और सुने सारे, मैं ये कह रहा हूँ कि U एंड W उसने दी हुई है सब फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ V, और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है कि U इंटरसेक्शन V जस्ट 0 कंटेन करता है। तो इट्स मीन कि वो जो, अगर हम V को, अच्छा सॉरी ये U की V के साथ इंटरसेक्शन 0 है ना, ये सर आसिम ही बता सकते जी सॉरी, वो डिस्टरबेंस हो गई थी, गेस्ट आ आसिम थोड़ा सा ये 30 MCQs हमें करवा दें। 31 सॉरी 31. If U and W are finite dimensional subspaces of vector space such that U intersection V is equal to 0, then which of the following, ये इसका जो है A part true होगा। Dimension of आदिल, आई थिंक ये क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे, U इंटरसेक्शन W होना चाहिए था। U इंटरसेक्शन W होना चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूँ। मिस्टेक है वो। क्योंकि वेक्टर V जो है वो वेक्टर स्पेस है ना, यहाँ पे हमने सब स्पेसेस के इंटरसेक्शन जो है वो 0 होनी चाहिए थी। ये W है, इसमें मिस्टेक है। और दूसरी बात है U इंटरसेक्शन V, तो सर U ही आएगा ना, कॉमन सेंस है ना। बिल्कुल वो तो भी आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बनता है अगर यहाँ पे W हम लिखते हैं। ठीक है जी, 32 देखें। U और W दोनों की डायमेंशंस हैं वो R3 हैं और R3 की सब स्पेसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हाँ जी,
किसी को कुछ समझ नहीं आई कि इसमें क्या है? तो बता दें। यही फार्मूला आपके पास ऊपर है ना, ये फार्मूला को ज़रा अप्लाई करें। डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। तो उस फार्मूला को देखें क्या बनता है। मैक्सिमम आपका आंसर 3 आना चाहिए लेफ्ट साइड पे। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे आपके पास है ए ऑप्शन। डायमेंशन ऑफ u प्लस w इक्वल टू फार्मूला है इसका डायमेंशन ऑफ v u प्लस डायमेंशन ऑफ v नहीं सॉरी w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। यहाँ पे वैल्यूज ज़रा प्लग इन करें, क्या बनता है। मैक्सिमम लेफ्ट साइड पे जो मैक्सिमम आंसर आ सकता है वो मैक्सिमम 3 आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना। तो अगर ये 2 हो, ये 2 है, 4 आंसर आ जाए। 4 से माइनस क्या करें कि आंसर 3 रहे। 1 तो आपने मैक्सिमम आंसर 1 रखना है ना, सॉरी 3 रखना है। तो क्या माइनस करें 4 में से, तो वो 3 मैक्सिमम आंसर है उससे। तो मिनिमम जो इसके लिए पॉसिबल बन सकता है डायमेंशन u इंटरसेक्शन w जो है वो 1 होनी चाहिए, कम से कम ज़रूर 1 होनी चाहिए। तो कौन से किसकी डायमेंशन 1 होती है। u इंटरसेक्शन w की। नहीं, किसकी इक्वल होगा। u इंटरसेक्शन w किसकी इक्वल हो तो उसकी डायमेंशन 1 होती है। क्या जीरो एलिमेंट की इक्वल रखें तो उसकी डायमेंशन 1 होती है, क्या होती है। आदिल आप साथ हैं। हाँ, असल मैं हैरान हूँ स्टूडेंट्स क्यों नहीं बता रहे कि क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है कि किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 1 है, ठीक है, तो अब ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शंस को देख लें। अब u इंटरसेक्शन v में सिर्फ 0 है, एक एलिमेंट है, तो इस स्पेस की डायमेंशन क्या हो सकती है। अगर एक ही एलिमेंट है तो एक ही डायमेंशन होगी ना। सही कह रहा हूँ सर आसिम, मैं तो शायद नहीं, ये फिर आप असल में मेरा अपना भी टाइम अभी एंड होने वाला है। ये जो एमसीक्यूज है ना वेक्टर स्पेस के, आइगन वैल्यूज़ के और वेक्टर स्पेस के, ये इन लोगों पे छोड़ देते हैं, हमें शाम को सॉल्व करके सेंड करेंगे। इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन आ रही है ना, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जीरो एंट्री एक ही है इसमें। जी साजिद सही कह रहे हैं आप। असल में मैं इन स्टूडेंट से आंसर चाह रहा था कि ये कुछ सोचें इसके बारे में। लेकिन चले ठीक है आदिल भाई, मैं वैसे भी मेरा भी वो दूसरा टाइम होने वाला है, तो ये इससे आगे जो है ठीक है सर, अगर ये हालत है तो टेस्ट कैसे देंगे। मैंने तो बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। अभी चले एटलीस्ट बुक्स दोनों के हर एमसीक्यूज कर लें, दोनों बुक्स के। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी ठीक है जी, लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इसको देखें, इसके 50 तक एमसीक्यूज हैं। रिंग और फील्ड वाले हमने कर लिए हुए हैं, सिर्फ वेक्टर स्पेस के रहते हैं, वो आप लोग खुद करेंगे। और शाम तक इनको ऑप्शन जो है वो आप लोग सेंड करें ग्रुप में ही। जैसे मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि आपने ऑप्शन सेंड करने हैं, क्वेश्चन नंबर लिखें और ऑप्शन नंबर उसका करेक्ट लिखें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसका। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।